गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के और जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो उन पोस्टुलेट्स हैं उनसे हम स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम जो सेंट्रल एटम है, मेनली जो हमारा सेंट्रल एटम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो सेंट्रल एटम है, या तो ऐसा सेंट्रल एटम हो सकता है जिसके ऊपर नो लोन पेयर हो, या फिर एक ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, लोन पेयर्स जो हो वो प्रेजेंट हो। और एक सेंट्रल एटम ऐसा हो सकता है कि जो बॉन्ड बनाने के बाद उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों केसेस के अंदर शेप कैसे निकालते हैं वो देखनी है, और वो वेस्पर थ्योरी में बताएगी। वेस्पर थ्योरी के अंदर सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि किसी भी एटम के लोन पेयर्स आप कैसे निकालते हो। ठीक है, इसलिए सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है या फिर लोन पेयर है, इस बेसिस पे हम शेप्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं जिनके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है AB2 टाइप। AB2, ए जो है ये आपका सेंट्रल एटम है, और B2 जो है, बी जितने भी हैं वो आपके साइड एटम्स हैं। क्या है? साइड एटम्स हैं। ठीक है, तो AB2 मॉलिक्यूल की जो शेप होगी या जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा कि ए एटम जो है वो आपका सेंटर में लाई कर रहा होगा, और बी जो है वो ऐसे बॉन्ड बना रखे होंगे, तो हम उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी जो शेप होगी इसको बोलते हैं हम लीनियर शेप। ठीक है, इस शेप को क्या बोलेंगे? लीनियर शेप। अच्छा जी, अब इसका एग्जांपल करते हैं। AB2 मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम हो वो दो बॉन्ड बना रखा हो और उसके पास कोई लोन पेयर ना हो। तो BeCl2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है। बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें क्या है, दो एटम्स, इसके साइड एटम जुड़े हुए हैं और Be के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 एटॉमिक नंबर है ना इसका, 4 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2। जो 2 है ये आपके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और दोनों से इसने क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो BeCl2 मॉलिक्यूल हमारा लीनियर शेप का होगा। आ गई बात समझ? तो ये आपका फर्स्ट टाइप है AB2 मॉलिक्यूल। उसके बाद हम आते हैं सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कि है AB3 टाइप। AB3 टाइप मॉलिक्यूल को बनाएंगे। AB3 टाइप को बनाने के लिए आपको सेंट्रल एटम को सेंटर में रखना होगा और B मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होगा। जोड़ दिया। क्या किया मैंने? सेंट्रल एटम को 3 B एटम से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब जो ये आपके शेप है इसको आप देखोगे तो ये क्या है? ये शेप जो है आपकी कैसी है? ट्राइगोनल क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो भैया? ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप कैसी दिख रही है? ट्राइंगल जैसी दिख रही है ना? ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, AB3 टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अंदर जो
एग्जाम्पल होगा उसको हम लिख सकते हैं BCl BF3, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, BF3 मॉलिक्यूल। अब BF3 मॉलिक्यूल है तो इसकी यही शेप क्यों है, पहले बोरोन को आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 होता है ना, 2 2 4 और 1 5। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीनों इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बना लिया, इसलिए BF3 मॉलिक्यूल आपका ऐसा दिख रहा होगा। आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके लिए, तो आराम से देखिए कैसे हम शेप बनाते हैं और कैसे उसको डिफाइन करते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। BF3 मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी उसकी, और ऐसा एग्जाम्पल होगा इसका, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। आगे बात समझ। तो इसके पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। इसके बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो ऐसी शेप होगी इसकी, ठीक है। अभी हम कैसे एटम्स की चर्चा कर रहे हैं, जिनके पास सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचता आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब आते हैं हम AB4 टाइप पे। अब आते हैं हम AB4 टाइप पे। AB4 टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कैसे होगा, सेंट्रल एटम जो है वो सेंटर में है, 4 एटम जो है वो उसके जुड़े हुए हैं, और चारों एटम कैसे जुड़े हुए हैं, टेट्राहेड्रल शेप के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको टेट्राहेड्रल शेप में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको देखो मार्कर की हेल्प से बना के दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस एक तो मैं इसमें इनको ऐसे रखूं, क्योंकि फिर अगर मिक्स हो जाएंगे तो जो मार्कर लिख नहीं पाते उनको मैं यहाँ यूज करना शुरू कर दूंगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो हमारे पास ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है ये आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल एटम होगा और 1 2 3 और 4 साइड एटम होंगे, ठीक है। जैसे A जो है वो यहाँ पर है, A यहाँ पर है, और B जो है वो ये है, ठीक है, ये सारे B हैं। आगे बात समझ। ऐसी कुछ शेप आपको किसकी दिखती है, AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। हाँ जी, तो अब अगर इसका एग्जांपल, इसकी जो शेप थी मैंने कैसी बताई, टेट्राहेड्रल शेप किसकी होती है, AB4 मॉलिक्यूल की होती है। इसका एग्जांपल अगर करें तो CH4 मॉलिक्यूल जो है हमारा वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा। टेट्राहेड्रल शेप का कैसे हुआ, कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p2, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, उसमें मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो अब इसके अंदर देखो जो 2 वाले हैं वो इसके वैलेंस शेल हैं, और उन वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ही इसने बॉन्ड बना रखे हैं। अगर A को मैं रिप्लेस कर दूं कार्बन से और B को मैं रिप्लेस कर दूं हाइड्रोजन से, तो ये आपकी जो शेप निकल कर आएगी CH4 मॉलिक्यूल की, वो आपकी किसकी शेप होगी, मीथेन की, ठीक है। ऐसी शेप होती है आपके CH4 मॉलिक्यूल की, दैट इज टेट्राहेड्रल। आगे बात समझ। अब हम चलते हैं AB5 पर। AB5 की अगर बात करें, AB5 मॉलिक्यूल की अगर बात करें, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स तो हैं, और कितने हैं, 5 हैं, AB5 मॉलिक्यूल। तो उसकी जो शेप निकल कर आती है वो ये आती है कि उसके अंदर एक प्लेन के अंदर तो 3 मॉलिक्यूल,
3 मॉलिक्यूल तो ट्रायंगल बनाएंगे और 2 मॉलिक्यूल अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे, अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, तो इस शेप को देखो, ट्रायंगल बन रहा है, ये एक प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन 2 मॉलिक्यूल्स और लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 और 5 AB5 टाइप का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। अब इसकी जो शेप है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है PCl5। फोस्फोरस की अगर बात करें तो फोस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, उसके पास 5 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फोस्फोरस यहां पर आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, Cl के साथ, Cl के साथ बनाएगा ना। PCl5 एग्जांपल है तो Cl के साथ ही बनाएगा। तो PCl5 के साथ इसका एग्जांपल हो गया PCl5। आ गई बात समझ। तो फोस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड हमने बना दिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ये होती है PCl5 की ज्योमेट्री। अब ध्यान दीजिए, जब हम ऑक्टेट रूल पढ़ रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे कि अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तभी वो कंपाउंड बनता है, ऐसा बोल रहे थे। तो उसमें एक लिमिटेशन ये भी आई थी कि PCl5 मॉलिक्यूल को वो बता नहीं पा रहा था। तो वेस्पर थ्योरी ने इसको बता दिया कि इसकी ऐसी शेप होती है और इसको डिफाइन कर दिया। तो ये उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको दिखाना है तो। आगे बात समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब 5 हो गए, AB6 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर हम AB6 मॉलिक्यूल की अगर बात करें, अगर हम AB6 टाइप के मॉलिक्यूल की बात करें, AB6 मॉलिक्यूल की बात करें तो एक एटम A जो है सेंटर में होगा, सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, तो और 4 एटम इसके चारों तरफ होंगे ऐसे एक प्लेन में, और एक एटम बिलो द प्लेन, एक एटम अबव द प्लेन। ये जो शेप होती है, देखो ये बॉन्ड नहीं है, ये मैं जो डॉटेड में बना रहा हूं मैं ये शेप दिखाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड सिर्फ सेंट्रल एटम और साइड एटम में होता है। ठीक है, ये तो मेरे को शेप दिखाने के लिए बनाना पड़ रहा है ताकि आपको शेप को इमेजिन कर पाओ कि ये शेप कैसी दिख रही है। दिखा कुछ? ये शेप जो होती है, इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, SF6 इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, SF6 इसका एग्जांपल होता है। तो सेंट्रल एटम क्या आ जाएगा, सल्फर, और साइड एटम्स क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। आ गई बात समझ। तो ये SF6 मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है। अब इसने 6 बॉन्ड क्यों बनाए? सल्फर जो होता है ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो सल्फर में भी 6 होंगे। अब 6 है तो 6 बॉन्ड बना सकता है ना, ये 6 बॉन्ड बना सकता है, तो 6 बॉन्ड इसने बना लिए, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचा। इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, और इसके अंदर 6 टोटल बॉन्ड्स हमारे बनते हैं। आ गई बात समझ। तो ये चर्चा हो गई कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी बॉन्ड पेयर बन रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स उन्होंने बना लिए, और उनकी शेप देख ली हमने। जैसे लीनियर देखा, ट्रायगोनल प्लेनर देखा, ऑक्टाहेड्रल देखा, टेट्राहेड्रल देखा, TBP देखी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ये सारी शेप हमने देख ली। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमने क्या डिस्कस किया था, जिसके पास क्या है, लोन पेयर्स भी हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद
कुछ लोन पेयर भी बच रहे हैं उसके पास, तो उसके अंदर शेप कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। बाकी की जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं उनको पढ़ने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीजें क्या, कि जो लोन पेयर होता है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोन पेयर जो होता है वो इफेक्ट डालता है शेप में, इफेक्ट ऑन शेप बट नॉट शोन इन डायग्राम, डायग्राम और स्केच बोल दीजिए। जो आप किसी मॉलिक्यूल का स्केच बनाओगे, जो मैंने ऑक्टाहेड्रल का बनाया, उसमें आप लोन पेयर को नहीं दिखाओगे, लेकिन लोन पेयर का इफेक्ट दिखाओगे। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं कहीं, तो उनको सिंगल बॉन्ड से दर्शाओगे, सिंगल बॉन्ड की तरह दर्शाओगे। ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लोन पेयर का इफेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह कंसीडर करना है। और तीसरी बात ये है कि अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर जो है वो एक्सियल पे ना आके इक्विटोरियल पोजीशन पर लाई करेंगे। ठीक है, ये बेरी सुडो रोटेशन का एक एग्जांपल है कि लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे नहीं होते। ठीक है, उसको एनसीईआरटी ने डिफाइन कर रखा है कि रिपल्शन कम होने की वजह से जो प्लेन होता है उसके अंदर आप लोन पेयर को रखोगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स को चाहे एक्सियल पे रख दो, लेकिन लोन पेयर्स को कहां रखोगे, प्लेन के अंदर रखोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ एग्जांपल्स पे। SO2 एग्जांपल है, देखो SO2 मॉलिक्यूल है। SO2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाने को प्रेफर करता है। तो SO2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन तो जोड़ दिए मैंने डबल बॉन्ड के हेल्प से, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक इसके पास लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, आपको इसको फेयर में बनाना है। फेयर बनाएंगे तो मैंने क्या बोला था, लोन पेयर जो होगा उसका इफेक्ट तो होगा शेप के ऊपर, लेकिन उसको दिखाएंगे नहीं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हम दिखा रहे हैं। दूसरा मैंने बोला था कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करो, मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करके हमें क्या करना है, शेप देखनी है। तो ये जो शेप है ये कैसी है, बेंट शेप है। ठीक है, SO2 मॉलिक्यूल की जो शेप निकल कर आई वो क्या आई, बेंट शेप। आगे बात समझ, अगला चलते हैं। अगला एग्जांपल है अमोनिया का, NH3 मॉलिक्यूल। ये सारे एग्जांपल्स की हेल्प से ही आप कर पाओगे। आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और आपको नेचर पता होना चाहिए, आप इजीली निकाल पाओगे। तो NH3 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो अगर 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के उसने ऐसे जोड़ लिए तो एक लोन पेयर उसके पास बच गया, एक लोन पेयर बच गया ना, एक लोन पेयर उसके पास बच गया। ठीक है, अब मैंने ये हाइड्रोजन को नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन देगा और इन हाइड्रोजन्स को नीचे की तरफ रखेगा। एक्चुअल में अगर एक और बॉन्ड बनता तो ये टेट्राहेड्रल शेप होती, लेकिन ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर सिर्फ 3 है। तो अगर इसकी मैं एक्चुअल शेप बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये शेप मैंने बना दी अमोनिया की। ठीक है, ये जो शेप है ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक पिरामिड के जैसी है,
जहां पे टॉप पे ये नाइट्रोजन एटम है और यहां पर ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो अमोनिया की ऐसी शेप होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, पिरामिडल शेप। क्या बोलेंगे, पिरामिडल शेप। आ गई बात समझ। तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का। तो H2O को अगर बनाएंगे तो हमें क्या पता है, ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनाया, उसके बाद 2 हाइड्रोजन बना दिए, एक यहां पर एक यहां पर, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन बनाने में यूज हो गए, ठीक है। कितने बच गए, 4 बच गए ना, 4 बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर है इसके पास, ये इसके पास 2 लोन पेयर है। अब जब एक्चुअल शेप हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोन पेयर्स को नहीं दिखाएंगे और इसकी शेप को हम बोलते हैं वी शेप, वी शेप या बेंट शेप। ये भी बेंट है, ठीक है, और वी शेप है, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल कैसी शेप का होता है, वी शेप का होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। SF4 मॉलिक्यूल। देखो अभी मैंने SF6 बताया था, तुम्हें बताया था ना, SF6 बताया था, ऐसे ही होता है SF4 मॉलिक्यूल। सल्फर, सल्फर के पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है ना, 4 फ्लोरीन लगा दिए, एक बच गया लोन पे। तो ये रफ डायग्राम जो होता है इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसी शेप होनी चाहिए इसकी। देखिए तो अगर इसके दो, अब देखो 1 2 3 4 5 6, PCl5 मॉलिक्यूल बनाया था और SF6 बनाया था। SF6 जो मॉलिक्यूल था, SF6 जो मॉलिक्यूल था वो 3 और 2 5, SF4, हाँ SF4 मॉलिक्यूल है ये। SF4 मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और एक लोन पेयर 5, तो इसका जो स्टेरिक नंबर है वो 5 है। अब इसको अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी शेप में जब बनाऊंगा तो वो कैसी आएगी, वो कुछ ऐसी आएगी। देखो जो प्लेन होता है, जो प्लेन होता है उसके अबव एंड बिलो जो एटम होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशंस, और जो उस प्लेन के अंदर ही होता है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशंस। तो मैंने बोला था लोन पेयर को किस पे रखना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे मैंने रख दिया, उसके बाद ये वाली शेप जो थी मेरी TBP थी, अगर यहाँ पर बॉन्ड होता तो मैं इसको क्या बोलता, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलता। लेकिन अब यहां पर लोन पेयर है, अब इस लोन पेयर को मैं दिखा तो सकता नहीं, लेकिन इसके इफेक्ट को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब मैं इसके इफेक्ट को कंसीडर करता हूं तो ये देखिए, ये जो लोन पेयर है इसको मुझे नहीं दिखाना है और सिर्फ बॉन्ड से हमें पता लगाना है, क्या हमें क्या पता लगाना है कि इसकी शेप क्या है। अब देखिए ये एक शेप जो है, ये शेप आपको दिख रही है, इसके अंदर आप देखिए कि एक ऐसे डंडा लगा हुआ है और नीचे एक ऐसा लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा हुआ है। और थोड़ा क्लोज कर दीजिए इनको। तो जो आपने सीसो देखा होगा, जो झूला होता है पार्क वगैरह में होता है, जहां पर 2 इंसान यहाँ पर बैठ सकते हैं और झूल सकते हैं,
तो वो पोजीशन, वो वैसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, तो इस शेप को बोलते हैं सीसो। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीसो, सीसो शेप। ठीक है, ऐसा 4 मॉलिक्यूल की ये वाली शेप होती है। इसके अंदर कितना लोन पेयर था? 1 लोन पेयर। अभी तक 1 लोन पेयर पे हम चल रहे हैं। H2 में कितने थे? 2 थे। नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3। ClF3 अब और भी कम कर दिया। देखो, क्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन फैमिली का मेंबर है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें से 3 उसने क्या करे? बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। 2 उसके पास क्या बच गए? लोन पेयर बच गए। तो अगर स्टेरिक नंबर काउंट करो तो 1 2 3 4 एंड 5, तो टीबीपी की ही एक शेप बनेगी। ठीक है, टीबीपी की शेप बनेगी, लेकिन टीबीपी की शेप तो बनेगी। एक बार इसको चुप हो जाने देते हैं, इतने में बना देता हूं। ClF3 देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जो लोन पेयर होगा वो प्लेन के अंदर होगा। तो प्लेन के अंदर जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रही थी, ट्रायंगल था, उसके अंदर तो 2 लोन पेयर आ गए। F3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो F3 जो हैं 2 तो आपके एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे और एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। जब मैंने ये शेप बनाई तब मैंने इसको लोन पेयर्स को दिखा दिया, लेकिन अभी जब आपको इसकी शेप को प्रेडिक्ट करना है तब आप इन लोन पेयर्स को नहीं दिखाओगे। लोन पेयर को नहीं दिखाओगे तो ये कैसी शेप है? ये टी शेप है। कैसी शेप है? टी शेप। टी शेप्ड मॉलिक्यूल है ना, तो जो ClF3 मॉलिक्यूल होता है वो टी शेप्ड होता है। अगली बात समझ। नेक्स्ट एग्जांपल है BrF5 का। बस कुछ नहीं है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए और उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। BrF5 ब्रोमीन के पास किस फैमिली का मेंबर है? फ्लोरीन फैमिली का। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। फिर उसके बाद 5 तो इसने क्या कर लिए? बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। ये इसने 5 बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, एक इसने यहां कर लिया और एक ये बच गया। आगे बात समझ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये वाली जो शेप है इसके अंदर ऐसा कुछ बनेगा कि ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो वो ऐसे बॉन्डेड होंगे और एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्डेड होगा और यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। ठीक है, वैसे तो ये शेप होनी चाहिए थी, अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर होता तो ये जो शेप होती वो क्या होती? ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप होती, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल शेप तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, इसको मैं शेप में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो मैं अगर इस लोन पेयर को हटाऊं यहाँ से, अगर मैं इसको शेप के अंदर से हटाऊं तो ये ऑक्टाहेड्रल थी लेकिन अब डिस्टॉर्ट हो गई है, इसलिए इस शेप का जो नाम पड़ जाता है वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऐसे नाम दिए गए। किसने? वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि लोन पेयर का जो रोल होता है वो क्या होता है, एक्सियल पे रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है, या आप शेप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो
आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाइए, उसके बाद लोन पेयर्स का इफेक्ट डालिए, लेकिन उस इफेक्ट को आप जो एक्चुअल शेप है उसके अंदर आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको वहां दिखा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद जो शेप बचेगी उस शेप का नाम दे दीजिए और वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो वेस्पर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और आपको ये लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। अब तक जितना पढ़ा आपको समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद वीबीटी है, वीबीटी जो है वो और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। उसके बाद एमओटी है, एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएगी। तो पहला एग्जांपल है आपका अमंग द फॉलोइंग, दो ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग दोज विद सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन एक्सी, कुछ एक्सी के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर पूछ रखा है कि एक्सी एटम के ऊपर लोन पेयर जो है वो लोन पेयर नंबर इज सेम, लोन पेयर का नंबर किसके अंदर क्या है, सेम है। अच्छा जी, XCO3, XCO4, XCF6, देखो XCO3 एग्जांपल है ये, XCO4, XCOF4 ना, हाँ, एंड XCF6। तो पहले क्या करेंगे, हम Xc को लिखेंगे, उसके ऊपर जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, हमेशा जुड़ता है, तो ये हो गया, ठीक है। कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर, XCO4 को बनाओ, Xc, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, कितना बचा लोन पेयर, 1। फिर बनाओ XCF6, Xc 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके पास भी लोन पेयर कितना, 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर ये तीनों ही दे रखे हो, 1